जय हिंद दोस्तों। आज हम 17 जनवरी 2025 की न्यूज़ को कवर करेंगे। न्यूज़ शुरू करने से पहले जो मैंने आपको 16 जनवरी को क्वेश्चन दिए थे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रीलिम्स वाइज क्वेश्चन को देखते हैं। 2023 का क्वेश्चन है कि भाई स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि इज़राइल ने एस्टैब्लिश किए हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद सम अरब स्टेट्स। अभी देखो, ये स्टेटमेंट तो हम गलत कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इज़राइल कंट्री बताया हुआ है और बोला है कि कुछ अरब स्टेट्स के साथ उसके रिलेशनशिप है। तो पॉसिबल है ना, इतने सारे अरब नेशन है तो एक के साथ तो पॉसिबल हो सकता है। और वैसे भी है भी। अगर आप न्यूज़ भी पता हो या फिर सब्जेक्ट भी पता हो तो आपको ये पता ही होगा कि है। ऊपर से अगर नहीं भी पता हो तो यहाँ पे लिखा है सम के साथ। तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई, किसी के साथ तो होगा, सम इज़ पॉसिबल। तो पहला स्टेटमेंट हम तुरंत ही राइट कर देते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि भाई अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया एंड साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। अभी देखो, ये स्टेटमेंट के लिए आपको ऑलरेडी पहले से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप इसको आंसर नहीं कर सकते हो। बट उधर तो क्या है, समझ लीजिए हमें ये नहीं पता था और उधर हमें आंसर लिखना था, तो हम कैसे करते? तो देखो, पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, राइट। इसलिए ये चौथा ऑप्शन है वो तो निकल जाता है। फिर भी दूसरा ऑप्शन में हम आते हैं तो फिर बचता कौन सा है हमारे पास? तो ये तीनों हो सकते हैं। अभी तो दूसरा ऑप्शन आप ध्यान से देखो तो क्या समझ में आ रहा है? अरब लीग की बात कर रहा है और बोल रहा है अरब पीस साइन हो चुका है इजराइल और अरब लीग के बीच में। तो इससे तो ये पता चलता है ना कि भाई अरब लीग मतलब अरब की बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट होंगी। और अगर इन बहुत सारी कंट्रीज के साथ अगर इनका ऑलरेडी डील साइन हो चुका है तो हम यहाँ पे सम क्यों लिखते? राइट, थोड़ा सा लॉजिक वाली बात है कि सबके साथ अगर साइन हो चुका है तो हम सम लिखते ही नहीं। तो मतलब कुछ तो दिक्कत है इस स्टेटमेंट, या तो ऊपर वाला गलत है या तो नीचे वाला गलत है। और ऊपर से देखो, नीचे वाले में ना डिटेल भी ज्यादा है कि भाई अरब पीस डील, फिर सऊदी अरेबिया ने इसमें मीडिएट किया हुआ है और अरब और इजराइल दोनों ने साइन भी की हुई है। तो फैक्ट्स बहुत ज्यादा है। और ऊपर से हमें दिक्कत भी दिख रही है कि भाई यहाँ पे ऊपर लिखा है सम और यहाँ पे लिखा है अरब लीग की सारी। तो मतलब कुछ जोल हो सकता है। इसी को जोल को हम मद्देनजर रखते हुए ये बोल सकते हैं कि भाई दो में से एक तो गलत है और पहला अगर हमारा सही है तो दूसरा हो सकता है गलत होगा। तो हम चांस ले सकते हैं कि हाँ भाई इसको टिक कर दो। ओके, तो वो सही हो गया। और ऊपर से देखो, ये भी दूसरा वाला स्टेटमेंट भी नहीं हो सकता था। वहां पे क्या था, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है और जो दूसरा है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो वो भी नहीं हो सकता। या अगर ये सच होता तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जरूर देता, क्योंकि वो डील हुआ है तभी तो पीस साइन है। ठीक है, बट ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि इनकरेक्ट को कैसे भी हम गेस कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेस कैसे करना है। और मजबूरी हो तभी, जबरदस्ती नहीं करना है। फिर भी टू स्टेट सॉल्यूशन, अभी देखो ऐसा क्वेश्चन हो और आपको नहीं आता ना तो छोड़ देना है इधर, क्योंकि आप हल्का कुछ भी ट्रिक नहीं लगा सकते हो, कुछ भी लॉजिक नहीं लगा सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है। बट इधर आंसर क्या था? तो इजराइल आंसर था। टू स्टेट का मतलब ही क्या है कि एक पैलेस्टीन और एक इजराइल। ठीक है। फिर पूछा गया है कि भाई सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? तो देखिए, इधर भी आपको अगर नहीं भी पता है ना तो भी आंसर आ सकता था। कैसे? ये हमारा, अगर हम जम्मू कश्मीर बनाते हैं, कुछ ऐसा जम्मू कश्मीर है, राइट। ये जम्मू कश्मीर। अक्साई चीन वाला एरिया हमारा कौन सा है? तो ये वाला एरिया अक्साई चीन का है। तो इसमें बोला है कि ईस्ट ऑफ अक्साई चीन। ईस्ट क्या होता है? इस तरफ की बात चल रहा है, तो अक्साई चीन के ईस्ट में कभी भी हो सकता है सियाचिन? नहीं, क्योंकि सियाचिन तो हमारा पार्ट है। तो पहला निकल गया भाई। फिर बोला है नॉर्थ ऑफ गिलगिट। गिलगिट मतलब कौन सा एरिया? अभी देखो, ये बहुत सारे लोगों का हो सकता है न भी पता हो, बट गिलगिट मतलब पाकिस्तान वाला एरिया। ये वाला जो साइड है ना, ये गिलगिट है। तो इसके नॉर्थ में तो अगेन भारत के बाहर चला जाएगा, तो ये भी नहीं है। फिर बोला है ईस्ट ऑफ ले। ले कहाँ पे आता है? इसको मैं पहले साफ कर देता हूँ हल्का सा पेन। हाँ, ईस्ट ऑफ ले ये बना दीजिए। ये वाला एरिया जो है ये आपका लेह लद्दाख, ये वाला पार्ट है, उसके ईस्ट में डाल दिया तो अगेन भारत के बाहर चला जाएगा और उसके ले में हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। ठीक है। तो बचा कौन सा? बचा सिर्फ और सिर्फ नुब्रा वैली। और मैं बोलूंगा मुझे नुब्रा वैली कहाँ है वो पता नहीं है। फिर भी ये अगर ऊपर वाले नहीं हो सकते हैं तो आंसर क्या होगा? नुब्रा वैली ही आंसर होगा। ओके, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ अभी ये सारा लोकेशन। यहाँ पे देख लीजिए, सियाचिन ग्लेशियर हमारा कुछ यहाँ पे है। ये जो थ्री जैसा जहाँ पे डॉट कनेक्ट होता है ना, वहां पे हमारा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। अभी इस सियाचिन ग्लेशियर के नीचे ही हमारा आता है नुब्रा वैली। इसी सियाचिन ग्लेशियर से रिवर निकलती है, नुब्रा रिवर। ठीक है। इसी नुब्रा वैली को फिर एक बड़ी रिवर ज्वाइन मारती है, श्योक रिवर। मतलब नुब्रा निकल के जाती है श्योक में और दोनों मिल जाती है।
और फिर ये एकदम बड़ी रिवर यहाँ से निकल रही होती है तो श्योक उसको मिल जाती है। ओके, तो अभी कनेक्शन बैठ रहा है आपको कि यहाँ पे नुब्रा है और नुब्रा के ऊपर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है, क्योंकि नुब्रा में पानी ही सियाचिन से आता है। फिर इतना समझ लिया आपने कि नुब्रा जाता है फिर श्योक में मिलता है और श्योक फिर आगे जाके इंडस में मिल जाता है। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पे कौन सा है, तो वुल्लार लेक। आपने वुल्लर लेक या फिर वुल्लार लेक तो सुना ही होगा, ये कहाँ पे आता है तो देख लेना, ये लेफ्ट बाजू आता है कश्मीर वाले एरिया में। ओके, फिर नीचे देखते हैं, चलिए। ओके, ये भी हमारा हो गया। फिर ग्लेशियर और रिवर थे। अभी हमने अगर कल वाले ग्लेशियर आपने देखे हैं तो आप इतना तो समझ में आ सकता है आपको कि ये जो जेमू ग्लेशियर है और मानस है, ये जो लाइन बनाई है ना, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जेमू हमारा पड़ता है सिक्किम के अंदर, जो जो मानस है वो अपना असम बाजू आता है। इसलिए ये तो भाई पेयर जो है, ये पेयर तो हमारा गलत हो गया। तो जिधर भी 5 आता है ना उसको हटा दीजिए कि 5 यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया। और ऊपर से क्या है, जेमू जो है ना, उससे तीस्ता रिवर निकलती है। ये भी हमने देखा हुआ है अपने करंट अफेयर में कि भाई तीस्ता निकलती है जेमू से। ओके, तो 5 जैसे ही हट जाता है ना, तो देखो 2 ही ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, ए और बी, और उन दोनों में 1 और 4 तो दोनों में है। उसका मतलब क्या कि या तो आपको तीसरा पता होना चाहिए या फिर दूसरा पता होना चाहिए। वो 2 में से एक भी पता है ना, तो आपका आंसर हो गया। जैसे कि देखो, मुझे यहाँ पे एक्चुअली में मुझे यहाँ पे कौन सा पता था, तो ये मिलाम और मंदाकिनी का पता था। क्यों? क्योंकि मंदाकिनी हमारी निकलती है चोराबारी ग्लेशियर से, मिलाम से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये स्टेटमेंट भी, ये जो पैर है वो भी गलत हो गया। जैसे ही ये तीसरा गलत हुआ तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, 1, 2 एंड 4। फिर मुझे 2 वाला पता है या नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो अपनी मंदाकिनी है वो कहाँ से निकलती है, चोराबारी ग्लेशियर से निकलती है। ये हमने कहाँ देखा था, तो गंगा रिवर बेसिन के एरिया में देखा था, जो हमने वो ऑलरेडी पढ़ के रखा है। फिर देखो, ये जियो सिंक्रोनस और वो सब ऑर्बिट की बात कर रहा है। अगेन मुझे यहाँ पे कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं ऑप्शन को पढ़ता हूँ। और अगर आप चौथा ऑप्शन देखो तो क्या बोला है कि ये जो ऑर्बिट है वो एल्टीट्यूड ऑफ 22236 के अंदर आता है। नहीं, हमने सारे ऑर्बिट पढ़े हुए हैं और उसका ऑर्बिट कौन सा है, तो 35786। ये जब पहुंचता है तब हम उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या सिंक्रोनस ऑर्बिट। और जैसे ही हम फोर्थ गलत करते हैं कि भाई ये नंबर तो गलत दिया गया है, तो ये सारे स्टेटमेंट निकल जाते हैं और डायरेक्ट हमें आंसर पे मिल जाते हैं। ऊपर का आंसर स्टेटमेंट मुझे आता है या नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एग्जाम में हम उतना देखेंगे भी नहीं कि सारे स्टेटमेंट आपको नहीं देखने हैं। सबसे पहले ऑप्शन ही देखने हैं और देखना है कि भाई किसको हटाने से तुरंत आंसर आ रहा है और क्या एक्चुअली में वो हट रहा है। अगर हट जाता है तो आपको फिर उधर टाइम नहीं बिगाड़ना है। चलिए, इसमें ही मेरी काफी टाइम चला गया, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, फिर हमारा 2017 का क्वेश्चन है कि पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक बताना है और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बताना है इसको रोकने के लिए। तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 ही हमें डायमेंशन पूछे गए और दोनों हम डिस्कस कर लेंगे। अभी सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, तो देखो बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे, एक्चुअली में बहुत सारे। कि सबसे पहले तो आप साइबर क्राइम को बता दिए कि साइबर क्राइम क्या होता है, ठीक है। दूसरा, आप कोई करंट अफेयर का डेटा बता दिए कि जो भी आपको डेटा पता हो, ठीक है, एक्स वाई जेड, कोई भी साइबर क्राइम के रिलेटेड कोई भी डेटा पता हो तो आप बता सकते हैं। फिर दूसरा, आप बता सकते हैं कोई थ्रेट कि भाई हाँ, साइबर क्राइम से रिसेंटली ये थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है, वो बता दो। और एज एज मैं हमेशा बोलता हूँ कि कुछ भी नहीं पता है तो क्या करना है, क्वेश्चन को ही कॉपी पेस्ट करना है। जैसे कि साइबर क्राइम हैज मल्टी फेसेटेड एंड मल्टी डायमेंशनल थ्रेट एज डिस्कस्ड बिलो। अभी देखो मैंने यहाँ पे कैसे बताया हुआ है। ओके, देखो मैंने हमने ना जबरदस्ती क्या किया है कि जो हमने कल न्यूज़ डिस्कस की थी ना, उसी को इंट्रो बनाया है। जो मैं आपको बोलता हूँ कि कभी करंट अफेयर बेस्ड बनाइए, करंट अफेयर बेस्ड, तो वही मैंने जबरदस्ती डाला है ताकि आपको पता चले कि करंट अफेयर के लिखते कैसे हैं। तो हमने कल देखा था कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने बोला था कि लैंडस्केप जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और उसके वेरियस इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो वही लिखा है देखो कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट 2025, there is increasing cyber landscape complexities and implications। इजी है, तो ऐसे को बोलते हैं करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन। अभी दूसरा करंट अफेयर बेस्ड क्या हो सकता था, तो थोड़े टाइम पहले आरबीआई की रिपोर्ट आई थी ना कि भाई इंडिया से अप्रोक्सीमेटली 11,000 करोड़ वाइप आउट हो चुके हैं। ये अपनी रिपोर्ट थी आरबीआई की, तो वो भी मैं यहाँ पे कोट कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोटेंशियल थ्रेट क्या क्या है, ये सब आपको पता है। जैसे कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर है, क्योंकि जो स्टेट एक्टर या फिर नॉन स्टेट एक्टर दोनों साइबर का यूज कर सकते हैं। और अगर स्टेट एक्टर यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि ग्रे जोन वॉरफेयर हमें देखने को मिले। ये हम कवर कर चुके हैं बहुत सारी बार। ग्रे जोन वॉरफेयर मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व ना होना,
इनडायरेक्टली वॉर होना, इसमें हम यूएवी का इस्तेमाल करते हैं, साइबर अटैक का इस्तेमाल कर देते हैं या फिर सैंक्शंस लगा देते हैं। ऐसे सब को होते बोलते हैं ग्रे वॉर ज़ोन। ये हमने पढ़ा हुआ है बहुत टाइम पहले। फिर मुंबई की ग्रीड लाइन पे ऊपर अटैक हुआ था, वो भी है भाई नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट। फिर राइट टू प्राइवेसी हमारा वायलेट हो जाएगा। कैसे? कि भाई मेटा जैसी जो कंपनीज़ है, मेटा मतलब अपनी जो फेसबुक की पेरेंट है, मेटा जैसी कंपनीज़ अपने हमारे जो डेटा होते हैं, उसका हमारी परमिशन के बिना यूज़ कर लेते हैं। फिर पेगासस सॉफ्टवेयर का इश्यू जो था कि गवर्नमेंट और जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थी, वो इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे थे हमारे डेटा को लीक करने के लिए। इन शॉर्ट लीक नहीं, बट हमारे डेटा को जानने के लिए। ये पेगासस सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? तो इज़राइल ने। और फिर भाई क्राइम होता है तो उसका मेन दिक्कत क्या है कि लोगों की सारी ज़िंदगी भर की सेविंग चली जाएगी। जैसे अगेन मैंने यहाँ पे आरबीआई की रिपोर्ट लिखी है 11,000 करोड़ वाली। और फिर एट लास्ट ये गलत भी है ना कि ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। जैसे कि हम डीप फेक का यूज़ करते हैं, फेस स्वैपिंग कर देते हैं कि फेस बदल दिया। ओके? अभी देखो, सिंपल है ये आंसर, इसमें कुछ और बताना है नहीं। बट हाँ, आप ना ये देख लो कि स्ट्रक्चर कैसा रखना है। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि हर एक पॉइंट का आपका स्ट्रक्चर हल्का-सा अलग होना चाहिए, जो आपके आंसर को ना थोड़ा स्टैंड आउट दे, कि पढ़ने वाले को अच्छा लगे कि हाँ भाई कुछ अलग तरीके से लिखा है। सारे आंसर आपके ऐसे होंगे ना, यकीन मानिए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उससे अच्छा ऐसे ही हम लिखे कि भई ये 2 पॉइंट लिखे, फिर ऐसे ये भी लिखा, फिर ऐसे 2 पॉइंट लिखे, ये दिखने में अच्छा दिखता है। चलिए, फिर भई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या-क्या है? तो भई गवर्नमेंट मेजर्स लाई है जैसे कि साइबर सस्पेक्ट रजिस्ट्री अंडर आईसी4, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, आई4सी। फिर भी हमने एक्सपर्ट बॉडी बनाई है जैसे कि सर्टेन, फिर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है बाय वेरियस एक्ट लाइक डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021, सॉरी 2002, ठीक है। फिर है पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी बनाया है जैसे कि जानकार बनिए एंड सतर्क बनिए ऑफ आरबीआई। तो ये सब क्या हो गए? ये हमारे हो गए मिटिगेशंस के मेजर। डू रिमेंबर प्रिवेंशन के मेजर। प्रिवेंशन क्या होता है कि हमें खराब होने ही नहीं देना है, ये शील्ड प्रोवाइड कर देनी है कि प्रिवेंट करेंगे, खराब नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है ये सब क्या है कि पहले से प्रिवेंट करता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ क्राइम हो गया और फिर सब बोल रहे हैं कि हाँ, तब चलो काम करते हैं। और फिर हमने कंक्लूजन दे दिया है एकदम ईज़ी करके कि भई द कंक्लूसिवली कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ साइबर थ्रेट्स demands इवॉल्विंग एंड कंटीन्यूअस अपडेटिंग ऑफ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। अभी देखो कुछ भी हम मैंने यहाँ पे नया लिखा नहीं, जो ऊपर लिखा था ना वही लिखा है कि भाई जो साइबर क्राइम है वो कॉम्प्लेक्स है, मल्टी डायमेंशनल है, और अगर ऐसी चीजों को रोकना है तो हमें खुद इवॉल्व होना पड़ेगा और अपनी कंटिन्यूअस कमिटमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरा क्या आप कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि साइबर सुरक्षित भारत अभियान हम चला रहे हैं, ठीक है? अब वो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि बाय डिस्कस अबव, बाय दिस, जैसे कि बाय दिस वी कैन अचीव आवर गोल ऑफ साइबर सुरक्षित भारत। इधर भी खत्म हो जाएगा आपका। और या फिर आप लिख सकते हैं कि भाई एथिकल, एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिव साइबर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इन शॉर्ट आपको ऐसे-ऐसे वर्ड लिखने हैं जो दिखने में अच्छे लगे और पढ़ने में भी अच्छे लगे, दैट्स इट। और देखो दूसरा भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आप डायग्राम में भी ये सारे पॉइंट लिख सकते थे, जैसे कि ये वाला बना देते जो मैं बनाता हूँ ना वो 4 वाला, कि 4 बाजू ऐसे 1, 2, 3, 4 वो ही लिख सकते थे। या फिर अब भाई वेन डायग्राम बना दीजिए, पेन जैसा बना दीजिए, पेड़ जैसा बना दीजिए सॉरी, कि ऐसे-ऐसे आपने 2 पॉइंट दे दिए, ऐसे 2 पॉइंट दे दिए, ऐसे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे। फिर एकदम सिंपल तो है ही कि ऐसे-ऐसे जो बना देते हैं, वो वाला बना दो। ये सब आपको इन शॉर्ट हर एक आंसर में यूज़ करना है। हर एक आंसर आपका एक जैसा नहीं लगना चाहिए। हर दूसरा आंसर थोड़ा-सा अलग हो, थोड़ा-सा अलग दिखे। दिखे अलग, वर्ड्स एक जैसे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर पढ़ने में आपको थोड़ा-सा अलग दिखना चाहिए ताकि अच्छा लगे, दैट्स इट। अभी हम हमारी न्यूज़ का शुरू करते हैं। न्यूज़ में इतना कुछ ख़ास नहीं है, तो जो-जो बकवास होंगे उसमें हम जल्दी से निकल जाएँगे। जैसे कि पहली न्यूज़ है, अगेन इसमें कुछ ख़ास नहीं है। क्या-क्या बोला है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने चिल्ड्रन के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट बताई गई है। ओके, सबसे पहले डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? तो भाई ये एक टेक्नोलॉजिकल मार्केट या फिर गवर्नेंस की सिस्टम है, जहाँ पे सारे जो एक्सेस होती है पब्लिक को और प्राइवेट को, सॉरी पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वो सबको इक्वल लेवल पे मिल जाए, ठीक है? यहाँ पे देख लेना, इक्वल स्केल पे अवेलेबल करवा पाएँ, दैट्स इट। ठीक है? तो ये एक ऐसी डिजिटल सर्विस है
शेयर्ड डिजिटल सर्विस है, जिसमें हम इक्वल एक्सेस सबको मिल जाए, वो इंश्योर करते हैं, दैट्स इट। क्योंकि नाम ही क्या है भाई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक क्या होती है, कोई भी पब्लिक चीज हम बोलते हैं, पब्लिक गार्डन, ये सब क्या होता है, सबको इक्वली मिलना चाहिए, वही बात। तो ये भी वही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। ये चिल्ड्रन के वेलबींग में कैसे काम करेगा, तो डिजिटल आईडी प्रोवाइड करेगा एज पर सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। फिर एजुकेशन में ये जो हमारा दीक्षा पोर्टल है, वहां से जो जो भी उनको नहीं आता है वो सीख सकता है, एजुकेशन गैप्स को फुलफिल कर सकता है। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री होगी, जैसे कि हमने जमैका में देखी कि बहुत अच्छे से काम किया। मतलब कि जिसने भी वैक्सीन ले ली है वो डिजिटली आपने सबको बता दिया है और आपको पता है। तो ये डेफिनेटली काम आ सकता है कि भाई किसको वैक्सीन मिली है, किसको नहीं मिली है, सिर्फ आपने नाम सर्च किया और तुरंत आ गया। फिर फाइनेंशियल लिटरेसी और इंक्लूजन आएगा, और सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम भी हम प्रोवाइड कर पाएंगे। इन शॉर्ट सब कोई अच्छा कर देगा, ठीक है, क्योंकि सब अगर यूज कर पा रहे हैं सारे ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो सबका फायदा होने वाला है अलग अलग तरीके से। चैलेंजेस क्या क्या है, तो अभी तक भी इंडिया के अंदर सिर्फ 43% जितने ही पर्सन है रूरल एरियाज के अंदर जिसको ईमेल करना आता है। सोचिए, तो मोर देन 50% लोगों को इन रूरल एरियाज ईमेल करना नहीं आता है, और तो कुछ दूर रही बात। फिर जो इंटीग्रेशन है सिविल रजिस्ट्रेशन का और वाइटल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम का इनटू नेशनल आईडी, वो भी कम है। और हमारे पास इंटरऑपरेबिलिटी और हार्मोनाइजेशन सिस्टम भी बहुत कम है, उसके लिए डेटा भी बहुत कम है। ये सब क्या याद रखने की जरूरत है? नहीं, ये नहीं याद रखने की जरूरत है। ये 40 से 44 वाला अगर याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी तो नॉर्मल पार्ट है कि भाई डिजिटल आईडी मिल जाएगी, दीक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सब बकवास बात है, ठीक है। बट जरूरी क्यों है? क्योंकि डिजिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 1-2 साल में ये लोग पूछते ही रहते हैं। जैसे कि 2024 में ही पूछा था कि भाई डिजिटलाइजेशन का स्टेटस बताइए और क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है, और उसके इम्प्रूवमेंट भी बताइए कैसे हम कर सकते हैं। ओके। फिर रिकमेंडेशन देख लिए, तो डिजिटल सीआरवीएस सिस्टम हमने बनाई है। फिर सोचा है कि हम एम्पावर करेंगे चिल्ड्रन, यूथ एंड फैमिलीज को फॉर डिजिटल इंक्लूजन और फाइनेंशियल हम चिल्ड्रन को इनपुट प्रोवाइड करेंगे व्हेन इट कम्स टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उनको क्या-क्या नुकसान कर सकता है या क्या-क्या फायदा कर सकता है। और फिर जो भी हम डेटा ले रहे हैं उस डेटा का सीमलेस एक्सचेंज हो पाए, वो भी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें कुछ खास नहीं था, बट यही याद रखना है आपको, सब इसको यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। और फिर कोई-कोई ऐसे पोर्टल जैसे दीक्षा है, डिजिटल आईडी, ये वैसे सब वर्ड्स, ठीक है? चलिए, और हाँ, ये भी 43 वाला भी याद रख लेना, आपको दूसरी जगह बहुत काम आ जाएगा। फिर भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी इश्यू कर दी है इन यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट। सबसे पहले तो क्या बोला है कि कोई भी कंटेंट है वो आर्टिफिशियल एआई के थ्रू बनाया हुआ है, तो नीचे मार्क आना चाहिए कि भाई ये किसने बनाया है, कब बनाया है, कौन सी एप्लीकेशन का यूज करते हुए बनाया है, ऐसा कुछ भी मार्क होना चाहिए, ठीक है। और फिर जो डिस्क्लोजर की जो मेथड होती है उसको भी चेंज किया। उसके लिए पर्टिकुलर उन्होंने एक नोडल ऑफिसर बनाया, और बोला कि भाई आपको यही देखना है कि सोशल मीडिया के ऊपर एआई का क्या गलत इस्तेमाल हो रहा है। ओके, एआई का क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इलेक्शन के अंदर? सबसे पहले फायदे देख लेते हैं। तो भाई एआई पावर्ड चैटबॉट हो सकता है कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो रोबोट आपके साथ बात कर लेगा चैटिंग में। फिर आप फोर्टिफाई कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी को कि कुछ आप गलत नहीं होने दोगे। मतलब साइबर सिक्योरिटी इतनी अच्छी होगी कि कुछ गलत नहीं होगा, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। फिर रिसोर्स का एलोकेशन ठीक से हो सकता है, और फंड रेजिंग ऑपरेशन कैसे हुआ है उसको भी हम देख सकते हैं। और एट लास्ट वोटर प्रोफाइलिंग और माइक्रो टारगेटिंग भी कर सकते हैं कि शुरुआती फेज में अगर आपके पास सब डिजिटल डेटा अवेलेबल है तो हम क्या कर पाएँगे, सेग्रीगेशन कर पाएँगे, भई कौन-सा एरिया कहाँ पे पड़ता है, कौन से लोगों को कौन-सी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है? तो हम माइक्रो टारगेटिंग कर पाएँगे, साथ ही साथ वोटर की प्रोफाइलिंग, मतलब कि वोटर के सारे प्रोफाइल्स हमारे पास है तो वो भी जान पाएँगे, ईज़ी सब है। अब इसका मिसयूज़ क्या हो सकता है? कॉमन सेंस है। सबसे पहले डीप फेक, आपको जानते हो, फिर एल्गोरिदमिक बायसेस आ सकते हैं। ये सब एआई काम कैसे करता है कि जो ऑलरेडी उसके पास है, मतलब जो नॉलेज है, उसी का यूज़ करते हुए वो अपनी नई चीज़ें सीखता है। बट समझ लीजिए कि जब उनके पास नॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था किसी भी एल्गोरिदम एआई के ऊपर, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बायसनेस होगी कि भई मुझे काला कलर नहीं पसंद है, जैसे सफ़ेद बाल नहीं पसंद है। और एआई क्या करेगा, खुद ही मॉडिफिकेशन कर के अपने आप को उस तरीके से ट्रेन करेगा, दैट्स इट। फिर जो वोटर होते हैं उनको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा काम करना, वैसा काम करना, ऐसे ही वोट देना, ठीक है, ठीक है। फिर हम डिपेंडेंस हो जाते हैं टेक्नोलॉजी को, और उसमें भी दिक्कत है कि प्राइवेसी कंसर्न्स, हमने नीचे ही बात की, बहुत हो सकते हैं। फिर स्टेप्स क्या-क्या हमने लिए हुए हैं, बकवास न्यूज़ है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भगा रहा हूँ। ये सब आपको वैसे भी पता है, ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं नया बता रहा हूँ। बस बता रहा हूँ, ऐसा है ये। स्टेप्स टेकन कौन से हैं, तो रिसर्च एंड एसेस एंड रिसर्च the impact of AI, social media, freedom of speech, and election, independently verify claim by platform, create regulated algorithmic filters,
एन ग्लोबल एआई स्टैंडर्ड्स। ओके, सब नॉर्मल बात है, ठीक है, हटाइए। फिर भी आरबीआई ने एक और स्टेप लिया है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी के चलते, रूपी की। और सबसे पहले तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी क्या है, तो कोई भी कंट्री के साथ आप अपने ही पैसों का यूज करते हुए, मतलब रुपीस का यूज करते हुए अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर लेते हो, देन इट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, क्योंकि आपने विदेश में ट्रेड कर लिया ना बाय यूजिंग अवर रूपी। ओके, अब इसका फायदा क्या होगा, तो जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ना, उस पे प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि पहले तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करना हो डॉलर की जरूरत है, बट अगर रूपी काम आ जाता है तो क्या डॉलर की नीड आएगी? नहीं आएगी, तो आपको वो फायदा आ सकता है। दूसरा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाएगी हमारे पास, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इजी हो जाएगा, और हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ेगी, फॉरेक्स रिजर्व की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। इन शॉर्ट मतलब क्या है कि समझ लीजिए, जब रशिया यूक्रेन का वॉर नहीं हुआ था, उससे पहले हम रशिया से जो भी ट्रेड लेते थे, मतलब जो भी सामान लेते थे, उसमें हम डेफिनेटली डॉलर देते रहते। बट वॉर की वजह से सैंक्शंस लगे, डॉलर का भाई यूज करना खत्म हो गया, तो इंडिया ने क्या किया, रुपीज देना शुरू कर दिया। तो इट वाज इंस्टेंसेस ऑफ इंडिया यूजिंग रूपी। इसमें मेन क्या होता है कि दोनों कंट्री मान जानी चाहिए कि हाँ भाई, हमें आपकी करेंसी चलेगी, बोलेगी हमें आपकी करेगी, तब चल सकता है। ओके, डन है। अभी थोड़ा से जो चेंजेस किए हैं उसको देख लेते हैं कि भाई फेमा रेगुलेशन में चेंजेस किए, फेमा 1999, कि सबसे पहले तो जो इंडियन है, जो बाहर रह रहा है, वो अभी यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ट्रेड नहीं सॉरी, वहां पे ट्रांजेक्शन कर सकता है इंडिया के अंदर, मतलब रह बंदा बाहर रहा है पर ट्रांजेक्शन इधर कर सकता है। साथ ही साथ उधर कोई चीज उसे लेनी करनी है तो भी ट्रांजेक्शन कर सकता है, और अपना बैलेंस अगर उसे चाहिए रिपेट्रिएट करवा ले अपने अकाउंट में तो भी वो करवा सकता है। मतलब कि समझ लीजिए अपना अकाउंट में उसे 10,000 रुपए पड़े और वो चाहता है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर दे वो, तो वो कर सकता है उस 10,000 का यूज करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अभी देखो, कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, वहाँ पे 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है वस्त्र अकाउंट और एक होता है नॉस्त्र अकाउंट। मतलब हम ट्रेड अपनी करेंसी में हो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। वस्त्र अकाउंट में क्या होगा कि जो फॉरेन की बैंक है, वो हमारे यहाँ पे कोई एक बैंक होगी, वहां पे अपना अकाउंट खुलवाएगी। मतलब कि समझ लीजिए हम रशिया का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, रशिया के साथ हमारा ट्रेड चल रहा है रुपीज में, तो उसका कोई रशियन बैंक है, ठीक है। रशियन बैंक क्या करेगी, रशियन बैंक वो हमारा इंडिया में एसबीआई है ना, उस एसबीआई में अपना एक अकाउंट खुलवा लेगी, एसबीआई अकाउंट खुलवा लेगी। और अभी यहाँ पे से पूरा गेम शुरू हो रहा है। समझ लीजिए कि अभी मैंने कोई रशियन कंपनी से 10 रुपए का तेल बाई किया, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कंपनी से 10 रुपीज का तेल मैंने बाई किया है, तो मुझे पैसा तो देना पड़ेगा, राइट। मैं पैसा कहाँ पे दूंगा, तो ये रशियन बैंक का जो एसबीआई में अकाउंट पड़ा था ना, उस अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। अभी देखो ये अकाउंट कहाँ पे है, ये तो इंडिया में ही है, राइट, क्योंकि अपना ये एसबीआई में खोला हुआ है। बट अकाउंट है किसका, कि जो बंदा विदेश में बैठा है, बाहर का बैठा है, और फिर मैंने जमा कर दिए, तो उनको जब निकालना होगा तो वो निकाल लेंगे। तो इसको बोलते हैं वॉस्त्रो अकाउंट, कि जब फॉरेन की कोई एंटिटी का अकाउंट हमारी कोई बैंक में पड़ा हुआ है और वो ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इट इज वॉस्त्रो। अब इसी का उल्टा कर दे, तो भाई हमारे देश की कोई कंट्री है, ठीक, सॉरी, हमारे देश की कंट्री क्या, हमारे देश की कोई कंपनी है, ठीक है, या फिर बैंक, बैंक ही रख लिए, हमारी कोई बैंक है, वो विदेश की बैंक में अपना अकाउंट खुलवा ले, और फिर जो ट्रेड हो उसको बोलेंगे नॉस्त्रो अकाउंट। अभी देखो इजी में याद करवा देता हूँ, वॉस्त्रो में क्या है, वी है, ठीक है, वी फॉर विदेश, इसमें विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पे अकाउंट खुलवाएगी। यहाँ पे एन है, एन फॉर नेशन, तो भाई नेशन में क्या है, तो हम उधर जाके अकाउंट खुलवा देंगे, सिर्फ सेम उल्टा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पे रशियन बैंक थी, वो एसबीआई में अकाउंट खुलवा रही थी, फिर जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो देख लेंगे, और उसी का उल्टा क्या करवाएंगे, भाई इंडियन बैंक है, वो विदेश में अपना अकाउंट खुलवा रही है, और ट्रांजैक्शन हुआ वो देख लेंगे, दैट्स इट। अभी और ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी, और ऊपर से हमारा ये सेशन भी बड़ा ही होता जाएगा। फिर भी आरबीआई ने रिलीज किया है एनबीएफसी कंपनी की अपर लेयर में कौन कौन सी कंपनीज आ रही है। तो देखो, अब एनबीएफसी की 3 लेयर होती है, 4 होती है टोटल, बट यूज में 3 आती है। सबसे पहले एनबीएफसी बेस लेयर की, जो सबसे नीचे है, ठीक है। इसका जो कैपिटल होता है ना, वो 1,000 करोड़ से भी कम होता है, और ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है, मतलब कि ये डिपॉजिट नहीं लेती है आपसे। डिपॉजिट नहीं लेना मतलब क्या है, कि आप अंदर अपना पैसा जमा नहीं करवा पाते हो। ओके, फिर बेस लेयर से ऊपर हो जाती है, मतलब 1,000 करोड़ से ज्यादा बड़ा बिजनेस हो जाए तो वो हो जाएगी मिडल लेयर। और यहाँ पे क्या होगा, इस मिडल लेयर के अंदर कुछ जो एनबीएफसी होंगी वो डिपॉजिट लेती भी होगी,
अभी समझ लीजिए इससे भी बड़ी हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये चली जाएगा अपर लेयर के अंदर, और अपर लेयर में जैसे ही जाता है वैसे आरबीआई की जो पैरामीटर्स होते हैं उसको थोड़ा मीट करना पड़ता है। फिर उनके साइज़, एसेट ये सबको भी देखना पड़ता है। अभी थोड़ा ये इर्रेस्पॉन्सिबली आप काम करोगे वो नहीं चलेगा। आपके ऊपर थोड़ा रेगुलेशन बढ़ जाता है। बट इसका मतलब भी क्या है कि आप थोड़े बड़े हो चुके हो, इसीलिए आपको यहाँ पे लाया गया है। फिर एट लास्ट होता है टॉप लेयर, और टॉप लेयर यूजुअली एम्प्टी ही पड़ा रहता है। और ऊपर से क्या है कि आप अपर लेयर से एकदम टॉप लेयर में आओगे ना, तो आपके ऊपर रेगुलेशन काफ़ी बढ़ जाएँगे। तो कभी बार एमडीएफसी यही चाहती है कि भई अपर लेयर में ही रहो, ऊपर नहीं जाना है। इतने सारे रेगुलेशन बढ़ेंगे कि हम ही दिक्कत में आ जाएँगे। तो आप एनबीएफसी समझ गए, ठीक है? उनके जो-जो जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे उनका लेयर भी बढ़ता जाता है, बेस से मिडल, मिडल से अपर से टॉप, और टॉप यूजुअली खाली रहता है क्योंकि इतना बड़ा कोई वैसे बनता भी नहीं है, और ऊपर से जो अपर लेयर होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि भई ऊपर नहीं बनना है, ऊपर बढ़ेंगे ज़्यादा रेगुलेशन आएगा, ज़्यादा रिस्क आएगा, वो नहीं करते हैं। अभी एनबीएफसी क्या होता है? नाम ही देखो इसका काम बता रहा है। क्या लिखा है? नॉन बैंकिंग, मतलब ये बैंक नहीं है, बैंकिंग का काम नहीं करती है, ठीक है? नॉन बैंकिंग, पर क्या है? फाइनेंशियल कंपनी है, फाइनेंस का काम करती है, बैंक नहीं है बट फाइनेंस का काम करती है। इसीलिए एनबीएफसी का नाम भी क्या है सारे के सारे देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। तो यूजुअली इनके नाम में भी फाइनेंस हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि इनका काम ही क्या होता है, फाइनेंस का। और ये आखिरी में क्या है, कंपनी है ना, तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर आती है 1956। और देखो फाइनेंस का मतलब ही क्या होता है, उधार देना। तो डेफिनेटली ये लेंडिंग कर सकती है, बट क्या ये पैसा ले सकती है? तो नहीं, ये पैसा ले नहीं सकते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है, कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है? डिमांड डिपॉजिट नहीं, मतलब पैसा लेने की बात होती है ना, तो दो टाइप के पैसे लेने होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, मतलब कि ऐसे ही मैंने अकाउंट में रख दिए मेरे, और मैं जब चाहूंगा तब उसको निकाल लूंगा। दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब मैंने एफडी रख दी कि भाई एफडी 1 साल की है, 5 साल की। तो ये जो एनबीएफसीज होती है वो डिमांड डिपॉजिट तो नहीं ले सकती है, बट टाइम डिपॉजिट ले सकती है, और वो भी सारी की सारी नहीं, कोई कोई ही, ठीक है? दूसरा, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है, ये उसका पार्ट नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप कोई चेक भी इशू करके उसे ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है? इतना क्लियर है आपको क्या-क्या याद रखना है? एक तो ये डिमांड डिपॉज़िट नहीं लेंगे, दूसरा ये पेमेंट एंड सेटलमेंट का पार्ट नहीं है, फिर इसमें आप चेक भी नहीं कर सकते हो, और एट लास्ट कोई डिपॉज़िट इंश्योरेंस फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। डिपॉज़िट इंश्योरेंस फैसिलिटी मतलब क्या है कि मैंने कोई, समझ लीजिए कोई बैंक में पैसा रखा हुआ है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मेरा एसबीआई में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, और एसबीआई में लग गई आग, या फिर अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया, तो ये मेरा पैसा तो डूब गया, राइट? तो इसी की गारंटी देती है डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी। कितने की गारंटी होती है? सिर्फ 5 लाख तक की, कि आपका फिर 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, या फिर जितना भी हो, हाईएस्ट आपका इंश्योरेंस 5 लाख तक का मिल जाएगा अगर बैंक को कुछ भी हो जाता है। पर क्या यही सिस्टम एनबीएफसी में होता है? नहीं, तो उसमें कोई ऐसा इंश्योरेंस नहीं होता है, उसमें पैसा गया तो गया। ठीक है? बाकी न्यूज़ में क्या था? तो मैंने बता दिया कि कुछ-कुछ थे, उनको ऊपर लेयर में लाया है, और इसका भाई डेफ़िनेटली जो एनबीएफसी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ जाएगी, स्पेशली 5 साल तक तो बढ़ ही जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे देख लीजिए। दोनों अभी साइंस की न्यूज़ है। सबसे पहले इसी को देख लीजिए कि इंडिया बिकम 4th कंट्री टू अचीव स्पेस डॉकिंग। ये वैसे हमने पहले देखा है, फिर से स्पेस डॉकिंग है क्या भई? ये देखो, यहाँ पे नीचे आ जाइए। हाँ, यहाँ पे। समझ लीजिए कि हम स्पेस में एक सैटेलाइट छोड़ते हैं, ठीक है? उस सैटेलाइट छोड़ने के बाद हम दूसरी सैटेलाइट छोड़ते हैं, और कोशिश करते हैं कि ये दोनों सैटेलाइट अपने आप में जुड़ जाए, और एक बड़ा एरिया बन जाए। मतलब कि एक ये सैटेलाइट छोड़ी मैंने, ठीक है? ऐसा कुछ शेप है, ऐसा शेप बनाता है, ये शेप रहेगा, ठीक है? ये मैंने सैटेलाइट छोड़ दी है, और ये आधी-अधूरी, आधी हो छोड़ी हो, कैसे भी छोड़ी हो। अभी मैं दूसरी सैटेलाइट भी छोड़ देता हूँ, और उसका शेप कैसा होगा? डेफ़िनेटली इसका उल्टा होगा, ये वाला शेप होगा, ठीक है? और फिर मैं करूँगा क्या कि ये जैसे ही स्पेस में पहुँचेगी ना, तो आपस में जुड़ जाएगी। जैसे ये मैंने बनाया ना इंटरलॉकिंग सिस्टम, कि ऐसे जोड़ जा रही है, वैसे ही ये भी आपस में जुड़ जाएगी, दैट्स इट। तो देखो इसके अंदर 2 चीज़ें होंगी, जो पहले सैटेलाइट थी, जो ऊपर मैंने छोड़ दी, उसका नाम क्या होगा? ये होगा टारगेट, ठीक है? क्योंकि ये पहले से उधर है ना, ये टारगेट है, और ये जो उसको पीछे जा रही है, वो है चेसर। ये उसको चेस कर रही है, और फिर दोनों आके जुड़ जाएँगी। ये देखो मैंने तो इधर बता दिया है एकदम ही ईज़ी लैंग्वेज में, कि बस ऐसे जुड़ जाती है। स्पेस में जाके जो सैटेलाइट जुड़ सकती है, वो होती है स्पेस डॉकिंग, क्योंकि डॉक का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। जब पोर्ट पे कोई शिप आती है तो हम क्या करते हैं? शिप को डॉक करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पे स्पेस में डॉकिंग हो रही है।
और मैंने ये जितना बताया ना उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि हल्की सी भी अगर क्रैक रह जाए ना, हल्की सी भी जगह रह रही है, तो वहां से सनलाइट एंटर करेगी और आपका शिप ब्लास्ट हो जाएगा, स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ भी। इसलिए इतना प्रिसाइज होता है ना कि छोटे-छोटे जो नट बोल्ट होते हैं ना, वो नट बोल्ट भी एकदम परफेक्ट इंटरलॉक होते हैं। और ये कैसे इंटरलॉक होते होंगे? तो यहाँ से कांस्टेंट सिग्नल एक दूसरे पास करते होते हैं कि भई यहाँ पे आ जा, लेफ्ट आ जा। ये वाला टारगेट सैटेलाइट उसको बताता रहेगा राइट लेफ्ट लेना है, और ये चेसर भी बताता रहेगा राइट लेफ्ट लेना है, और प्रॉपर फिर अटैच हो जाते हैं। इंडिया ऐसी 4th कंट्री बनी है जो ये कर पा रही है। अब सोचिए इतने सालों में और कोई कंट्री कर भी नहीं पाई है ऐसा। कौन-कौन ने किया हुआ है? तो भई यूएस, रशिया एंड चाइना। अभी हमने ये किसके थ्रू छोड़ा है? तो भाई स्पेसडेक्स हमारा मिशन है, ठीक है। इसमें हम पी पोएम 4 को यूज़ किए हैं। पोएम 4 के पेलोड को डेवलप बाय इसरो वाया पीएसएलवी C60। अब ये भी बता देता हूँ आपको मैं, पीएसएलवी तो बहुत बार बताया है, फिर भी पीएसएलवी ये सब क्या है? इसमें आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ पे आ जाइए फोकस। व्हीकल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ले जाना, आ जाना। तो यहाँ पे जितने भी हमारे व्हीकल होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जो भी स्पेस क्राफ्ट हमें स्पेस में लेके जाना है, उसको पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है? दैट्स इट। और इसमें भी क्या है? पहला वर्ड है पी, तो उसका मतलब क्या है? पोलर। तो ये वाला क्या काम करेगा? पोल्स के यहाँ पे घूमेगा, दैट्स इट। इस जो भी ये व्हीकल होता है ना, इसके भी स्टेजेस होते हैं। जैसे कि बड़ा सा रॉकेट है, ये जो रॉकेट होता है ना, उसको ही हम व्हीकल बोलते हैं। इसमें 3 स्टेज आते हैं, 3 नहीं सॉरी 4 आते हैं, A1, 2, 3 हाँ 4 आते हैं। सॉलिड, लिक्विड। ये सॉलिड लिक्विड क्या है? ये फ्यूल है इनके, ठीक है? तो जो पीएसएलवी का जो अपना व्हीकल है, रॉकेट है, उसमें सबसे नीचे कौन-सा फ्यूल होता है? उसमें सबसे नीचे होता है सॉलिड फ्यूल। फिर एक स्टेज आगे बढ़ जाता है, ये खाली हो जाए तब आता है उसका लिक्विड फ्यूल, और जैसे ये खाली हो जाएगा ना, तो ये गिर जाएगा। ये जिधर भी गिर जाए बट गिर जाएगा, ताकि वज़न कम हो जाए। फिर आ जाएगा हमारा लिक्विड फ्यूल, और ये खाली होगा तो ये भी गिर जाएगा, ठीक है? ये भी खत्म। फिर और ऊपर जाएँगे तो फिर से सॉलिड और फिर से लिक्विड। ओके, तो इस रॉकेट का यूज़ करते हुए हम किसी भी स्पेसक्राफ्ट को ऊपर भेजते थे। अब इसी के साथ क्या होता है पता है? यहाँ पे ना एक छोटा-सा और बचा हुआ होता है स्टेज, पर इसका कुछ काम नहीं होता है, ये फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी चीज़ रखनी हो अपनी, कि कोई स्पेसक्राफ्ट रखनी है, कोई हमने फ्लाइट-व्लाइट रखी है, वो सब हो सकता है। बट एक बार वो पहुँच गई तब तो ये ऐसा कुछ काम का ही नहीं है ना। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें, ये ऐसा अगर ऐसे ही घूम रहा है, तो इसमें भी कुछ ऐसा डाल दें जो हमारे काम का हो। और हमने ऐसा किया भी, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि भई ऐसा कर सकते हैं, जो कचरा ऐसे ही घूमने वाला है ना, कि जो काम में नहीं आ रहा है, उसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। उसकी एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं पोएम, ठीक है? अभी तो हमारा पोएम 4 चल रहा है, बट इट इज़ आउटस्टैंडिंग, कि जो आपका एकदम कचरा था, उस कचरे को आपने अभी सैटेलाइट की तरह आप यूज़ कर सको, दैट्स इट। ठीक है? अब ये जीएसएलवी हमने देखा कि पूरा का पूरा व्हीकल-व्हीकल कैसे काम करता है। वैसे ही हमारा दूसरा होता है जीएसएलवी, ये सॉरी पीएसएलवी देखा, दूसरा होता है जीएसएलवी। जीएसएलवी में क्या है कि सेम स्टेजेस हैं हमारे, पर वो स्टेजेस 3 ही हैं। पहला है सॉलिड, फिर है लिक्विड और फिर है क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक को आप गैसियस भी बोल सकते हो। फिर आपका आता है एसएसएलवी। एसएसएलवी में क्या है? अगेन जितने भी है स्टेज, वो सारे के सारे सॉलिड स्टेज है। एसएसएलवी का मतलब ही क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, और ये पोएम भी आप समझ गए ना, कि जो एक्स्ट्रा ऐसी मटेरियल फेंका ही जाने वाला है, उसका हम यूज़ कर लें, तो इट इज़ पोएम। तो देखो यहाँ पे बताया हुआ है ना, PS4 ऑर्बिटल और एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल पीए पोएम 4 पेलोड वर लॉन्च्ड बाय इसरो। और किसका यूज़ किया? तो पीएसएलवी 660 का। कहाँ से किए? तो श्रीहरिकोटा से। देखो इसके अंदर क्या आने वाला है, तो ऑटोनोमस डॉकिंग होगी, मैंने देख लिया ना, ऑटोमेटिक ये दोनों एक साथ जुड़ जाएँगी। फिर जो डॉक स्पेसक्राफ्ट होगा, एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करेगा, मतलब दोनों एक ही है, जैसे वैसे तरीके से काम करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो भई कभी भी हम चाहे तो पावर ट्रांसफर भी करवा सकते हैं एक-दूसरे के अंदर, और इससे जो लाइफ़ होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी स्पेसक्राफ्ट की, ठीक है। दूसरा क्या-क्या भई हमें फ़ायदा मिलने वाला है? तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक फॉर ऑटोनोमस कम्युनिकेशन बिटवीन स्पेसक्राफ्ट। फिर जीएनएसएस बेस्ड नोवल रिलेटिव ऑर्बिट डिटरमिनेशन प्रोपगेशन। इसका काम क्या है? तो भाई जो भी स्पेसक्राफ्ट घूम रहा है ना, उसकी वेलोसिटी पोजीशन क्या है उसको देख लेना। फिर अदर इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज की हम बात करें तो भाई डॉकिंग मैकेनिज्म है, रेंडरजर एंड डॉकिंग स्ट्रेटेजी है, सेंसर सूट ऑटोनमस रेंडरजर्ड, ठीक है? पहले मैं कट कर दिया था मन में ही। ओके, काफ़ी है हमारे लिए इतना। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ का हमने यूज़ करते हुए ये सब बनाया है, ठीक है?
ये इग्नोर करना है, वैसे कुछ खास काम का नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है स्पेस डेक्स का, मतलब ये जो डॉकिंग कर रहे हैं उसका। तो सबसे पहले जो हमारा एम है कि हम सैंपल लेके आएँगे मून से, उसमें फ़ायदा मिलेगा। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना रहे हैं, उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। हम सर्विसेज़ और रिफ्यूलिंग कर सकते हैं कोई सैटेलाइट की अगर ज़रूरत पड़े, और साथ ही साथ कॉमन अचीव कर सकते हैं टारगेट, अगर कोई ऐसा हमारा है। और वैसे भी हमारा नहीं, हम मानते ही हैं कि भई सबका स्पेस है, तो जो भी हमारा टारगेट है वो भी सबका होना चाहिए। चलिए अभी बाजू में देखते हैं। लास्ट हमारी बड़ी न्यूज़ है कि थर्ड लॉन्च पैड हमने बनाया है श्रीहरिकोटा के अंदर। मतलब इन शॉर्ट अप्रूव बोला है कि हाँ भाई बना दीजिए। अभी तक कौन से हैं? अभी 2 काम कर रहे हैं हमारे, 2 लॉन्च पैड है। एक तो फर्स्ट लॉन्च पैड और एक सेकंड लॉन्च पैड। फर्स्ट लॉन्च पैड से यूजुअली हम क्या लॉन्च करते हैं, तो पीएसएलवी और एसएसएलवी लॉन्च करते हैं। और जो हमारा सेकंड लॉन्च पैड है, वहाँ से हम पीएसएलवी भी लॉन्च करते हैं और जीएसएलवी भी कोई बार लॉन्च करते हैं। मेन ही क्या है, तो जीएसएलवी, एलवीएम-3 और स्टैंड बाय पे कभी-कभी पीएसएलवी। एग्जांपल क्या है, तो भाई सेकंड लॉन्च पैड को ही हमने यूज़ किया था जब हमने चंद्रयान-3 और गगनयान मिशन को लॉन्च किया था। अभी हमने श्रीहरिकोटा ही क्यों पसंद किया हुआ है, ये ना किसी एग्जाम का पीवाईक्यू है, बट कौन से एग्जाम का ना वो मुझे याद नहीं आया। यूपीएससी ने ही पूछा था या फिर यूपीएससी सीएपीएफ में, सीडीएस ने, किसने, बट किसी में तो ये पूछा गया है। कि भी सबसे पहले ईस्टर्न कोस्ट पे है, तो ये फ़ायदा मिलता है। अर्थ की जो रोटेशन है उसी के साथ हम मिल जाते हैं, तो ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ता है रॉकेट को। फिर इक्वेटर से यहाँ पे नज़दीक है, तो ये भी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे होती है, तो इक्वेटर पे होती है ग्लोब में। तो अगर ये सबसे ज़्यादा है, तो ये जो हमारे स्पेसक्राफ्ट को जाना होगा उनके लिए भी ईज़ी होगा। फिर सेफ्टी पर्पज़ की बात करें, तो कोई भी मेजर इंटरनेशनल मैरीटाइम या फिर एयरलाइन बॉर्डर इस एरिया से नहीं निकलती है। तो हमारे लिए सेफ्टी की बात है, अच्छी है। और साथ ही साथ अनहैबिटेड एरिया, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, अनहैबिटेड एरिया, मतलब कि यहाँ पे कोई खास रहती ही नहीं है पॉपुलेशन, कि कुछ गलती भी हो जाती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नुकसान हो जाएगा। ओके, अभी हमने न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम भी बनाया है। ये क्या है भाई? तो जो हमारा एलवीएम-3 है ना, एलवीएम-3 का ये ऐसा समझ लीजिए कि बड़ा भाई है। क्योंकि 3 गुना तो ये ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी है, मतलब ये 3 गुना ज़्यादा चीज़ों को वज़न उठा लेगा। और दूसरा महँगाई में भी देखें तो ये 1.5 टाइम्स ज़्यादा महँगा बनेगा एलवीएम-3 से। इन शॉर्ट हमारा नया व्हीकल है, हाँ, जैसे हमने पीएसएलवी, जीएसएलवी, एसएसएलवी मैंने देखा ना, वैसे ही एक नया व्हीकल है ये, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, दैट्स इट। और इसकी मैंने आपको कैपेसिटी बता दी कि भाई 3 गुना ज़्यादा उठा पाएगा, 1.5 टाइम्स इसकी ज़्यादा कॉस्ट भी होगी। अब भाई ये किसने बनाया हुआ है, तो इसरो ने बनाया हुआ है, और इसका दूसरा नाम भी क्या है, तो सूर्य रॉकेट इसका नाम दिया गया है। ये 3 स्टेज व्हीकल है। और जो इसके बूस्टर्स होते हैं, मतलब रॉकेट के बाजू में भी छोटे-छोटे रॉकेट्स लगे होते हैं ना, वो सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम होंगे, जिसमें अंदर हम क्या यूज़ करेंगे, तो भाई केरोसिन का यूज़ करेंगे और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे एज़ अ ऑक्सीडाइज़र। केरोसिन एज़ अ फ्यूल और ऑक्सीजन एज़ अ ऑक्सीडाइज़र। अभी ये आपको याद रखना है, ठीक है? यूपीएससी ने पहले भी जीएसएलवी, पीएसएलवी से पूछ लिया है। और अभी अगर ये एनजीएलवी पे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ एक नए जनरेशन का व्हीकल है जो कि ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ यार, ये तो बताना ही रह गया, मैंने ज़ूम आउट किया तो दिखा मुझे। ये मैंने आपको नहीं बताया कि भई स्पेशल वस्त्र रूपी अकाउंट तो बता दिया कि भई सामने वाली बैंक हमारे यहाँ पे खोलेंगे। फिर ये नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट नहीं बताया। मतलब समझ लीजिए कि इधर का कोई रेसिडेंट नहीं है, बट वो इंडियन था और उसका बिज़नेस अभी भी यहाँ पे चलता है, या फिर कोई मकान उसने दे के रखा है, उसका रेंट यहाँ पे आता है। मतलब छोटे-मोटे काम चलते हैं। तो उसी पर्सन को पैसा भी चाहिए होगा ना, मतलब वो रुपीज़ में आएगा। उसके लिए जो अकाउंट खुलवाएगा वो होगा नॉन रेसिडेंट रूपी अकाउंट, क्योंकि रुपीज़ में पैसा आ रहा है। और ये नॉन रेसिडेंट है, मतलब यहाँ पे वो रह नहीं रहा है। हो सकता है अमेरिका, कनाडा में हो, पर उसका छोटा-मोटा बिज़नेस यहाँ पे है अभी भी। चलिए भाई, अभी हम शॉर्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले मूसी रिवर, ओके? मूसी रिवर कहाँ पे बहती है, तो अनंतगिरी हिल्स, तेलंगाना। ये एक मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर्स की, और ये फ्लो करती है ओमना सागर, ओस्मान सागर और हिम्मत सागर के रिज़र्वॉयर में। इसके अंदर 2 रिवुलेट्स भी आती है, जैसे कि एसी और मूसा। अभी भाई रिवुलेट्स क्या होती है, तो भाई नदी के कंपेयर में बेहद अगर छोटी नदी है, मतलब बेहद छोटा-सा कुछ पानी है वो बह रहा है, तो इसको हम रिवुलेट्स बोलेंगे। ये भाई न्यूज़ में क्यों था? तो म्यूसी रिवर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स केप्ट ऑन वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2024। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, मॉन्यूमेंट वॉच, तो हमें क्या करना है, जो उधर के मॉन्यूमेंट्स है उधर को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, उसका हेरिटेज संभाल के रहे, उसके लोगों में अवेयरनेस डालनी है और उस कुछ एक्शन लेना है, दैट्स इट। और ये क्या है, तो ये एक बाइनीलियल प्रोग्राम है, मतलब कि 2 साल में 1 बार आने वाला है। ओके, बाजू में देख लीजिए पे कमीशन, कुछ भी नहीं है, जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी होते हैं, ठीक है?
वेदर रिटायर्ड और काम करने वाले उसके पगार में क्या-क्या चेंज करना, पे में क्या चेंज करना, उसके लिए हम पे कमीशन लेके आते हैं। रिसेंटली 8th पे कमीशन की मीटिंग चल रही है, उस वो एस्टेब्लिश हो गया है और उसकी मीटिंग चलाई है, उसके लिए न्यूज़ में था। कौन इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। लास्ट हमारा कौन-सा था? तो भई ऑफ कोर्स 7th था, 2016 से 2026 तक चला था, दैट्स इट। और उसको कौन हेड किए थे? तो भई जस्टिस अशोक कुमार माथुर। चलिए नेक्स्ट छोटी न्यूज़ देखते हैं, सारी की सारी यहाँ पे आ जाइए। इको सेंसिटिव ज़ोन, तो भई ये ऐसा एरिया है जिसको एनवायरमेंटल जिसको थोड़ा-सा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जो कि स्पेशल कंज़र्वेशन आपसे माँगता है, दैट्स इट। क्योंकि बोल रहे हैं ना, इको सेंसिटिव को आप तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा? इकोलॉजी बनेगा। सेंसिटिव मतलब कि भैया सेंसिटिव है, ऐसा ज़ोन है। तो इस ज़ोन को थोड़ा-सा सेंसिटिव है, तो हमें कंज़र्व करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। इसको किसने डिफाइन किया है? तो नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी में डिफाइन किया गया है। स्टेट अगर चाहे तो प्रपोज़ कर सकता है कोई भी एरिया को एज़ इको सेंसिटिव ज़ोन। क्या ये प्रोहिबिट कर देता तो क्या हमारी एक्टिविटीज़ सारी रुक जाती है इस ज़ोन के अंदर? नहीं, नहीं रुकती है। जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, जो उधर की लोकल पॉपुलेशन करती है, जैसे कि भई एग्रीकल्चर का यूज़ करना, कोई छोटा-मोटा कंस्ट्रक्शन करना, वो सब रेगुलेट है, वो आप कर सकते हो, ठीक है? तो इको सेंसिटिव ज़ोन का फ़ायदा क्या होता है? देखो, जो मेन कोर एरिया होता है ना कोई भी वाइल्ड लाइफ़ का, वो प्रोटेक्टेड रहता है। वहाँ पे आपको जाने का मतलब वो उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है और साथ ही साथ ये ट्रांज़िशन ज़ोन की तरह काम करता है। मतलब कि समझ लीजिए कि ये वाला एरिया था ना, इधर बहुत ही ज़्यादा टाइगर देखने को मिलता है और ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। और ये वाला एरिया है, यहाँ पे सब जनरल पीपल रहते हैं, ठीक है? इन दोनों के बीच में कोई ट्रांज़िशन होना बहुत ज़रूरी है। बस इसी ट्रांज़िशन को हम बोलते हैं इको सेंसिटिव ज़ोन, कि दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना हो और दोनों अपने एरिया में बचे रहें। न्यूज़ में क्यों था? तो भाई रिसेंटली कर्नाटका की सब कमिटी ने कुछ-कुछ अप्रूवल दे दी है फॉर इको सेंसिटिव ज़ोन, जैसे कि भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज़ोन, बांकरपुरा वर्ल्ड सेंचुरी, उत्तर गूडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अरिस्केरी बियर सेंचुरी। नो, इट शुड बी अर्सिकेर बियर सेंचुरी, राइट? ओके, इग्नोर इट। इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है कि इको सेंसिटिव ज़ोन क्या होता है और उसमें जो चीज़ें होती है वो कौन-सी परमिटेड है और कौन-सी नहीं है। फिर है ऑलिव रिडली टर्टल। इनका नाम ना इसके कलर के ऊपर है। ये ऑलिव क्या कलर होता है? ऑलिव कलर होता है ना, इनका कलर भी ऑलिव जैसा ही है, इसलिए हमने उसको ऑलिव रिडली नाम दे दिया। और इसका शेप कैसा होता है? तो हार्ट लाइक शेप होता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, हार्ट लाइक लग रहा है ना, तो हार्ट लाइक शेप होता है। ये स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल है, जो कि हमें मिलते हैं पैसिफिक, इंडियन और अटलांटिक ओशन के अंदर। अभी इसकी खासियत क्या है? तो भाई इनका जब ब्रीडिंग सीज़न आता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये जो टर्टल्स होते हैं वो अपना जो कोस्ट होता है वहाँ पे आते हैं और वे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अंडे दे देते हैं। थोड़ा टाइम होता है तो ये सारे अंडे बड़े हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी ये ओलिव रिडली टर्टल की। बट इस प्रोसेस को कुछ बोलते हैं, ये जो नेस्ट बना रहे हैं, मतलब इधर आके जो अपना नेस्टिंग करेंगे, जहाँ पे अंडे देंगे, उस चीज़ को क्या बोलेंगे? तो हम अरीबाड़ा बोलेंगे। मतलब इनका घर है, दैट्स इट। जो भी करना होगा वो यहीं पे करेंगे और यहीं पे उसकी नेस्टिंग होगी और फिर एग्स को भी वो यहीं पे उगाएँगे, दैट्स इट। अभी अभी जो टर्टल है ना, ये कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस क्यों है? क्योंकि छोटी-छोटी श्रिम्प्स है, जेलीफिश है, छोटी-छोटी मछलियाँ हैं, इन सबको ये खा जाते हैं इसीलिए। ओके, इसका स्टेटस देख लेते हैं। तो भाई आईयूसीएन में वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1। इसमें आपको याद क्या रखना है? एक ये अरीवाड़ा याद रखना है, दूसरा ये स्मॉलेस्ट है वो याद रखना है और ये मोस्ट अबंडेंट है वो भी याद रखना है। फिर देखो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इसको ना आप मेंस में यूज़ करोगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आई है कि रिस्क पूरी ग्लोब के ऊपर 2 टाइप के हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म रिस्क और दूसरा है लॉन्ग टर्म रिस्क। शॉर्ट टर्म रिस्क क्या है? जो अभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कभी भी शॉर्ट टर्म में। जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डिसइन्फॉर्मेशन फैल जाती है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट आ जा सकता है कि भई जो साइक्लोन आ गया, तो वो भी हो सकता है। फिर स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मतलब कि वॉर हो जाए। रिसेंटली समझ लीजिए कि इंडिया चाइना लड़ने लगे, तो ये सब को हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट टर्म रिस्क बोलेंगे। और लॉन्ग टर्म रिस्क कौन से होंगे? कि भाई एक बार में आएगा ज़रूर, आप हम जो चीज़ कर रहे हैं तो एक बार में आएगा और फिर ऐसा आएगा यूजुअली हम इसको रिवर्स भी नहीं कर पाएँगे। जैसे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले क्या था, जो अरब सी है ना, वहाँ पे इतना साइक्लोन नहीं आते थे, बट क्लाइमेट चेंज की वज़ह से अभी अरब सी में भी बहुत आते हैं। फिर वही बायोडायवर्सिटी लॉस, इकोसिस्टम कोलैप्स, क्रिटिकल चेंज टू अर्थ सिस्टम, ये सब हमें देखने को मिल सकता है। ये रिस्क है, ठीक है? लॉन्ग टर्म में।
और हाँ, ये तो हमें भी दिखता है ना कि जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में तो हम सब कुछ तबाह कर देने वाले हैं भाई। फिर है ग्लेन रॉकेट, देखो इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। अभी देखो मैं बोलता था, भूल गया, ये मेंस में यूज करेंगे, उधर क्या बोलेंगे कि जैसे समझ लीजिए ये वेदर इवेंट या फिर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात चल रही है, तो वहां पे आप लिख सकते हो, एज हाईलाइटेड बाय ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इट इज पर्सिंग सम लॉन्ग टर्म रिस्क लाइक एक्सट्रीम वेदर इवेंट या फिर क्रिटिकल चेंज, या वो जो भी आप लिख रहे हो उधर लिखिए। पर ये आपको सिर्फ एक लाइन इंपॉर्टेंट आती है, एज पर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। और इवन कोई ना शॉर्ट न्यूज़ है, मतलब शॉर्ट न्यूज़ तो नहीं, बट ये मिस इन्फॉर्मेशन के कुछ बारे में बात है या फिर कोई वॉर के बारे में बात है, तो उधर भी आप लिख सकते हो कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए ये हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बताया है कि ये सब वॉर करवाते हैं भाई, और इसके ये सब रिस्क होते हैं। ओके, चलिए अभी आज यहाँ पे आ जाइए, ग्लेन रॉकेट। तो आप जेफ बेजोस को पहचानते हो ना? अमेज़न है, अमेज़न के मालिक है जेफ बेजोस। इनकी दूसरी कंपनी भी है, ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन का काम क्या है? तो भाई सैटेलाइट लॉन्च करना और वो सब बातें करना। तो रिसेंटली इन लोगों ने एक जायंट सैटेलाइट लॉन्च की है, ग्लेन रॉकेट। माफ करना, मैंने सैटेलाइट बोला, सैटेलाइट क्या, जो सैटेलाइट लॉन्च करता है वो रॉकेट इन लोगों ने लॉन्च किया है, मतलब रॉकेट बनाया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो ग्लेन रॉकेट, न्यू ग्लेन रॉकेट। जो हमने देखा ना, ये जीएसएलवी, पीएसएलवी, ये सब क्या है? ये इन शॉर्ट रॉकेट ही है ना, व्हीकल है। तो इन्होंने भी ये वही बनाया है, दैट्स इट। याद हमें इधर क्या रखना है? तो ग्लेन रॉकेट पूछा जाता है तो वो किसका है? तो वो ब्लू ओरिजिन कंपनी का है, प्राइवेट सेक्टर का है। इसका मेन काम क्या रहेगा? तो भाई इनको ना सैटेलाइट्स बहुत सारी लॉन्च करनी है हमारी ऑर्बिट के अंदर, यही काम रहेगा, दैट्स इट। और ऑलरेडी क्या कोई कंपनीज ऐसा करती हैं? तो ये स्पेसएक्स करती है ना। हमें पता है कि स्पेसएक्स के पास तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 या फिर 2,000 जितनी सैटेलाइट लॉन्च की हुई पड़ी है। फिर यूनाइटेड लॉन्च व्हीकल भी करता है, ये भी एक कंपनी है। फिर इंडिया में हम देखें तो भाई अग्निकुल कॉस्मोस भी करता है, जैसे कि उनकी एक अग्निबाण है। हमें यहाँ पे सिर्फ नाम ही याद रखना है, ठीक है, नाम और उसका काम। फिर है फास्ट टेक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम। यहाँ पे क्या है कि हमारे जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, जैसे कि मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोची, यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन बाहर से आ रहा है, तो उसको हम जल्दी इमिग्रेशन की क्लियरेंसेस दे देंगे, दैट्स इट। अभी सबसे पहले फेज होगा, उसमें हम किसको देंगे? तो भाई ओसीआई कार्ड होल्डर है उनको प्रोवाइड करेंगे, और इंडियन सिटीजन जो होंगे उनको प्रोवाइड करेंगे। और सेकंड फेज में जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं उनके लिए भी ये कवर हो जाएगा। मेन फोकस क्या है कि समझ लीजिए मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट गया और मैं लंदन से आ रहा हूँ, तो जितने भी मेरे इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे और क्लियरेंस होंगे ना, वो बहुत जल्दी करना है, दैट्स इट। इसकी नोडल एजेंसी कौन होगी? तो भाई ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन होगी। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विकसित भारत बाय 2047। और इसमें कितने एयरपोर्ट कवर हैं? तो अभी के लिए 21 एयरपोर्ट कवर है। फिर है कंजुगल राइट्स। तो डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं कि भाई मेरी शादी किसी के साथ हो जाती है, ठीक है, कोई भी लड़के के साथ होती है, और 1 साल रहने के बाद मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना है, हमारा रिश्ता खत्म, और कोई मैं फॉर्मल डिवोर्स के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, ऐसे ही मैं छोड़ देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो लड़की के साथ मेरी शादी हुई ना, वो कोर्ट में जा सकती है कि मेरे कंजुगल राइट का वायलेशन हो रहा है। क्योंकि कंजुगल राइट क्या बोलता है कि पति हो या पत्नी हो, अगर एक बार शादी हो जाती है, तो एक दूसरे के पास अधिकार है कि वो एक दूसरे के साथ रहे। मतलब पत्नी के पास अधिकार है कि वो अपने पति के साथ रहे, और पति के पास अधिकार है कि वो अपने पति के साथ रहे। वो दोनों में से एक भी मना नहीं कर सकते, भाई मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मुझे नहीं मजा आ रहा है। बट हाँ, वैलिड रीजन है तो वो अलग बात है। भाई बंदे को भाई लंदन में नौकरी करने जाना है और इसका वीजा पास नहीं हो रहा है, और ये बोलेगी मेरा कंजुगल राइट है, मैं नहीं जाने दूंगी, तो ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। और ये किधर-किधर बोला गया है? तो भाई तो हिंदू मैरिज एक्ट है 1954, वहाँ पे भी सॉरी 1955, वहाँ पे बोला गया है। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वहाँ पे भी बोला गया है। और डिवोर्स एक्ट 1869 जो कि क्रिश्चियन फैमिली लॉ को गवर्न करता है, वहाँ पे भी ये बोला गया है। फिर यहाँ पे हमारी आखिरी न्यूज़ देख लीजिए, कार्बो वेड्रे, ये आर्किपेलागो है। छोटे-छोटे आइलैंड से जो ग्रुप बनता है उसको आर्किपेलागो बोलते हैं। तो ये कंट्री जो है वो एक आर्किपेलागो कंट्री है। और वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली बोला कि भाई कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार इस कंट्री को हर साल 140 मिलियन यू खर्च करना पड़ेगा सिर्फ क्लाइमेट के चैलेंजेस को मीट अप करने के लिए। तो इसको हम एज ए एग्जांपल कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जो कंट्री है ना, वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। एक तो ये बार बार्लावेंटो और सोतावेंटो। मतलब क्या है कि ये एक विंडवर्ड साइड के ग्रुप है और एक लीवर्ड साइड के ग्रुप है। विंडवर्ड साइड और लीवर्ड क्या साइड क्या होती है कि समझ लीजिए कि ये एक माउंटेन है और यहाँ से बादल आ रहा है,
और बादल आते पूरा यहाँ पे ही बारिश कर देता है, क्योंकि ये इधर से टकराएगा तो बारिश करेगा, राइट? तो ये जहाँ पे ही बारिश हो गई, यहाँ पे ग्रीनरी पड़ी हुई है, इसको हम बोलेंगे विंडवर्ड साइड, ठीक है? क्योंकि इस एरिया में बारिश हो गई, जितना भी पानी था बादल ने यहाँ पे ही खर्च कर दिया, खत्म हो गया। और जब ये अगर आगे बादल जाता है, तो यहाँ पे इतना बारिश नहीं करता है, तो ये जो एरिया होता है ना, वो ड्राई ही रह जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, ओके? तो ये जो कंट्री है ये भी 2 हिस्सों में बटी हुई है, लीवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड, जिसका नाम है बारलावेंटो और सोटावेंटो। ये कंट्री पड़ती कहाँ पे है भाई? तो अटलांटिक ओशन के यहाँ पे पड़ती है और वेस्ट अफ्रीका बाजू, मतलब ये समझ लीजिए कि ये हमारा अफ्रीका है, ठीक है? यहाँ पे ये कंट्री पड़ती है। सो भाई दैट्स इट फॉर टुडे। आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि क्या है, आज मेरे अंदर उतनी फ्रेशनेस नहीं है जो होती है यूजुअली, मैं काफ़ी वो इतना ठीक से बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये आज के आपके क्वेश्चंस हैं, अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, बाकी हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे। और देखो, ये ना मैंने मेंस का क्वेश्चन अलग दिया हुआ है, क्योंकि इधर जो भी मेंस के क्वेश्चन है ना, वो ऐसे नहीं है कि जो कुछ भी रिपीट हो सकते, वो स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के थ्रू पूछे गए थे और ऊपर से इतना अच्छे थे भी नहीं। तो मैंने सोचा आपको अलग से ही दे देता हूँ, ये ईज़ी क्वेश्चन है, आपने लक्ष्मीकांत सेरे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा ही होगा, तो आप लिख भी पाओगे। सो भाई दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको पसंद आया तो बताना ज़रूर। इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।